तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स करना। टाइप्स ऑफ गुड्स, सबसे पहला है एग्जिस्टिंग गुड्स। निनाद माइक निकाल के पढ़। Existing goods. These are goods which are existence at the time of contract of sale. These goods are owned and possessed by seller. देखो, एग्जिस्टिंग गुड्स, गुड्स तीन तरीके का होता है। सबसे पहला है एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स है विच इज ओन्ड एंड पोसेस्ड बाय द सेलर। कहने एक बार वापस पढ़ते हैं। दीज आर द गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस। देखो, जो अभी मौजूद है, प्रेजेंट है, भविष्य में नहीं आएंगे, जो आज हमारे पास में मौजूद है। These are the goods which are in existence at the time of contract of sale. These are owned or possessed by the seller. यानी कि सबसे मेन बात क्या है, एग्जिस्टिंग गुड्स वो होते हैं जो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, भविष्य में बना मैन्युफैक्चर करना या वैसी कोई बात नहीं है। ये गुड्स आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, और विच आर ओन्ड और ओन्ड प्लस पोसेस्ड। पोजेशन है, एग्जिस्टेंस है, इसका पोजेशन आज खुद बेचने वाले के पास में है। एग्जिस्टिंग गुड्स जो आज मौजूद हैं, सबसे बड़ा ये। सेकंड टाइप ऑफ वैरायटी है फ्यूचर गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स के टाइप्स हम बाद में करते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स के बाद में फ्यूचर गुड्स। पढ़ भाई। Future goods means goods which are not in existence at the time of contract. These goods are to be manufactured or acquired by the seller after the contract of sale is made. When contract of sale of future good. हाँ, फ्यूचर गुड्स मींस गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस। देखो, नाम से ही पता पड़ रहा है ना, भविष्य में एग्जिस्टेंस में आएंगे। और ज्यादा डिटेल में देखो ना, तो हमें सर सेलर के बिहाफ से देखना है कि या तो ये गुड्स उसके पास में मैन्युफैक्चर किए हुए नहीं है, उसको मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, या फिर गुड्स उसने एक्वायर नहीं किए हुए हैं, उसको भविष्य में एक्वायर करने पड़ेंगे। तो फ्यूचर गुड्स को किसके हिसाब से देखना है, किसके एंगल से देखना है? सर सेलर के एंगल से देखना है कि या तो गुड्स उसने अभी तक बनाए नहीं है, उसको बनाने हैं, या फिर गुड्स किसी और के पास में है, बेचने वाले को खुद को अभी गुड्स एक्वायर करने हैं। गुड्स को बेचने वाले को खुद को अभी गुड्स एक्वायर करने हैं, तो वो हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर गुड्स। Future goods means goods which are not in existence at the time of contract. These goods are to be manufactured or acquired by the seller after the contract of sale is made. Sir, reference point क्या है? सेलर ने बायर के साथ में किन्हीं गुड्स को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया। मैं आपको 100 जोड़ी जूते दूंगा भविष्य में, ठीक है? तो सर, आई एम सॉरी सर, सेलर ने बायर को बोला मैं आपको 100 जोड़ी जूते बना के दूंगा, ठीक है? या तो ये अभी इसको बनाने हैं, या फिर किसी और से लेकर आकर और फिर बायर को देने हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय सेलर के पास में नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है। दीज आर फ्यूचर गुड्स। एक एग्जांपल देखते हैं अपन। आओ, मान लो हमारा देवांश जो है, देवांश को एक दिन जज गई कि ये सीए वीए सब दोगलापन है, मैं तो है ना एक डेयरी खोलूंगा। देवांश, कैसा आइडिया है रे? देवांश, ठीक है, जैसे एक दिन देवांश को जज गई थी ये सीए वीए सब दोगलापन है, मैं तो वो क्या कहते हैं, डांडिया 9 दिन पूरे डांडिया रास खेलने जाऊंगा, उसी तरह एक दिन देवांश को जज गई कि मैं तो डेयरी खोलूंगा। अब देवांश ने क्या किया? एक भैंस लाके पाली, ठीक है, बफेलो, ठीक है। अब देवांश ने भैंस लाके पाली, गाय दूध, वो भैंस दूध भी दे रही है, ठीक है। तो अब उसके पास में रहने वाला निनाद आया, ठीक है। निनाद अलग अलग ये क्या कहते हैं, मिठाई वाला है, स्वीट्स मेकर है, ठीक है, स्वीट्स की शॉप है इसकी, ठीक है। अब क्या हुआ, निनाद को हर दिन दूध की जरूरत पड़ती थी, और अच्छा भैंस की दूध जिसका क्वालिटी अच्छी होती है उसकी दूध की जरूरत पड़ती थी। तो निनाद और देवांश ने आपस में एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाया। देवांश ने बोला मैं मेरी भैंस का जो भी दूध रोज होता है
वो आपको 60 रुपीज पर लीटर में दूंगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसके बाद में कैसे गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है रे? फ्यूचर गुड्स के लिए बना रहा है कि कल जो दूध होएगा वो अब कल मिलेगा ना इसको, परसों जो दूध होएगा वो परसों मिलेगा, यानी ये खुद फ्यूचर में उन गुड्स को एक्वायर करेगा या वो गुड्स फ्यूचर में एग्जिस्टेंस में आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय जो गुड्स या तो इसके पास है ही नहीं एग्जिस्टेंस में या फिर इसके एक्विजिशन में नहीं है, उसको हम लोग फ्यूचर गुड्स बोलते हैं। तो ये जो अगले 1 साल तक कंटिन्यूअसली भैंस का दूध निनाद को सप्लाई करने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कैसे गुड्स के लिए है? फ्यूचर गुड्स के लिए। क्या ये एग्जांपल से क्लियर हुआ आपको फ्यूचर गुड्स क्या होता है? बोलो हाँ या ना। यस सर। यस। तो भविष्य में इसी तरीके से देखो, एक फार्मर है, आपने सुना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? हैव यू हर्ड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? यस सर। ठीक है, तो जैसे किसान टमाटो केचप वाले हुए या फिर मैगी टमाटो सॉस वाले हुए, ठीक है, अपन टमाटो सॉस तो सभी खाते हैं यार, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, कोई बिल्ले ही होते हैं जो टमाटो सॉस नहीं खाते हैं। तो किसान कंपनी ने, हमारा एक फार्मर है मान लो निकुंज, निकुंज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली कि आपके यहां पर जो भी आपके इस खेत में अगले टाइम में इस साल में जो भी टमाटर की फसल होएगी वो हम एट द रेट ₹10 पर केजी के हिसाब से खरीदेंगे। तो सर ये कैसे गुड्स के लिए है? सर ये फ्यूचर गुड्स के लिए है जो अभी एग्जिस्टेंस में आएंगे ही नहीं या फिर इसने एक्वायर किए भी नहीं है। अभी क्लियर हुआ? अलग अलग एग्जांपल तुमको खुद को दिमाग लगाना है कि सर ये एग्जिस्टिंग गुड्स है या फिर ये फ्यूचर गुड्स है। आइए तीसरी वैरायटी पढ़ते हैं, कंटिंजेंट गुड्स। तो सर यदि हम गुड्स की बात करें, कल हमने समझा गुड्स क्या होता है हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से। आज टाइप्स ऑफ गुड्स में पहला आ गया एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा आ गया फ्यूचर गुड्स, तीसरा आ गया कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट वर्ड का मतलब क्या होता है रे? व्हाट इज द मीनिंग? डिपेंडिंग। Yes, contingent contract means dependent upon happening or non-happening of a certain circumstance or certain event. तो सेम मीनिंग अपने को यहां पर अप्लाई करना है। कंटिंजेंट गुड्स वो गुड्स जो कि सेलर को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ऐसी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि वो बायर को सप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक शिप आ रहा है, ठीक है, शिप मिस्टर एक्स का एक शिप आ रहा है, सेलर ने मिस्टर एक्स से वो गुड्स खरीदने का माल का बनाया हुआ है और फिर बायर को बेचने की बात की है। तो सेलर ने बायर को ऐसे बोला कि यदि ये शिप सेफली यहां पर पहुंच जाएगा हार्बर पे तो मैं आपको 10 कंटेनर दूंगा। यानी कि ये गुड्स सप्लाई करेगा या नहीं करेगा, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? शिप के सेफली आने या नहीं आने पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कंटिंजेंट गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया है सेलर ने। क्या शिप आएगा तो दे दूंगा सेफली, और यदि शिप नहीं पहुंच पाया तो नहीं दूंगा। यानी कि एक्विजिशन ऑफ दोस गुड्स बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन सम कंटिंजेंट इवेंट, अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। क्या तुम्हें कंटिंजेंट गुड्स का मतलब समझ में आया? बोलो हाँ या ना। यस सर। एक तो वीडियो ऑन करो यार अपने सब, मुझे तुम्हारा चेहरा दिखना चाहिए, तुम सबका चेहरा दिखना चाहिए, ठीक है? वीडियो ऑन करो, इमीडिएटली ऑन करो, चलो जल्दी करो, बंद रख के नहीं बैठोगे। शैली, हिमांशी, रिया, ईशा बांगड़, पानेमी जैन, शिवम जैन, आयुषी कनोडिया, ठीक है, मुझे दिखना चाहिए ना। शिवम बिना नहाए आके बैठता है, देवांश नहीं सर। देवांश बस तंगा करके आके बैठ जाता है, नहाता वो भी नहीं है, ठीक है, और ईशा बांगड़ भी ऐसे ही बैठ जाती हैं। सब एकदम एक से बढ़कर एक स्टूडेंट्स मिलते हैं मेरे को। चलो, पलक राठी का पता ही नहीं पड़ता है। आ जाओ। तो सर कंटिंजेंट गुड्स ये होते हैं, निनाद पढ़ इसको एक बार।
Yes, sir. Uh, Contingent goods, the acquisition of which depends upon the happening or non-happening of contingent event. Example: A agrees to sell 100 units of specific goods in particular ship to B, provided the ship arrives safely. This is an agreement to sell the contingent goods because the acquisition of goods depends upon contingency of arrival of ship. देखो बिल्कुल सही है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कंटिंजेंट गुड्स के ऊपर, ठीक है, उसका कुछ मजमून या उसका कुछ एग्जाम्पल ये था दैट सर मिस्टर सेलर ने मिस्टर बायर को एक गुड्स बेचने का वादा किया कि मैं आपको एक पेंटिंग बेचने का वादा करता हूं एट द रेट ₹1,00,000 प्रोवाइडेड मैं वो पेंटिंग मिस्टर एक्स से खरीद पाऊं तो मैं आपको वो गुड्स बेचने का वादा करता हूं। तो अब उससे फिर डिटेल पूछी थी कि कौन से गुड्स हैं, कैसे गुड्स हैं, इनसे रिलेटेड नियम क्या है। तो आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए कि सेलर ने बायर को क्या वादा किया है कि मैं आपको ये वाली पेंटिंग बेचने का वादा करता हूं प्रोवाइडेड मैं इससे उसे एक्वायर कर पाऊं, मैं खुद उससे खरीद पाऊं, ला पाऊं। तो ये कैसे गुड्स के लिए हुआ? सर कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो फ्यूचर गुड्स के लिए हुआ, ये कंटिंजेंट गुड्स के लिए हो रहा है कि इस बात पे डिपेंड करेगा कि सेलर बायर को वो पेंटिंग देता है कि नहीं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो पेंटिंग मिस्टर एक्स से खरीद के ला पाता है या नहीं ला पाता है, इस कंटिंजेंसी पे डिपेंड करेगा। सो ये कंटिंजेंट गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ठीक है सर, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। अब देखो एग्जिस्टिंग गुड्स जो होते हैं वो फर्दर एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स फर्दर तीन तरीके के होते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स फर्दर तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं रे? स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स और असर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स और असर्टेन गुड्स। देखो सर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है। स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है निनाद? यहीं तक पढ़ना। Specific goods which are identified and agreed by the parties at the time of contract of sale are specified goods. Are specific goods goods which are identified and agreed by the parties at the time of contract of sale, यानी at the time of making contract of sale are specific goods at the time of making contract of sale। सर स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं? मान लो हमारा निनाद जो है इसके पापा ने इसको वादा किया चल दीपावली आ रही है, तू बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रहा है, मैं तेरे को एक बाइक दिला के लाता हूँ। ठीक है सर, तो निनाद और उसके फादर गए और ये जो शोरूम है ना बाइक का, हीरो होंडा का या होंडा का, उधर गए। निनाद ने शोरूम का जो गोदाम था ना उधर 25 बाइक्स पड़ी हुई थी, 1 2 3 4 5 ऐसे 25 बाइक्स पड़ी हुई थी। इसको एक पर्टिकुलर बाइक पसंद आ गई, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इसने बोला इस वाले गुड्स के लिए मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही वो गुड्स फाइनलाइज कर दिया जाए कि ये वाला गुड्स है, उस पर उंगली रख दी जाए। वापस ध्यान से देखो, मेरे तरफ देखना, जहां पर 25 तरीके के या 4 तरीके के गुड्स पड़े हैं, हमने उन गुड्स को छांट लिया कि हमको तो ये वाला गुड्स चाहिए, तो हमने स्पेसिफाई कर दिया या नहीं कर दिया कि हमको तो यही वाला आइटम चाहिए। भले ही 25 मोटरसाइकिल में से 10 एक तरीके की हैं, हमने उस 10 में से भी एक पे उंगली रख दी कि हमें तो इन 10 में से भी ये वाला गुड्स चाहिए। तो हमने स्पेसिफाई कर दिया ना, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही हमने स्पेसिफाई कर दिया हमको ये वाली मोटरसाइकिल चाहिए। तो जब हमने एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही स्पेसिफाई कर दिया हमको ये वाले गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, so we are making a contract for specific goods। we are making a contract for specific goods। what are specific goods? ऐसे existing goods जिनके बारे में हमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय डिसाइड कर लिया कि इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। एक और एग्जांपल देखो, अपना बान्यमी का एक बहुत अच्छा बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है भैया?
भान्यमी बिजनेस करती है धान का बिजनेस। धान का बिजनेस मतलब गेहूं का, चावल का बहुत बड़ा गोदाम लेके बैठी है। तो इसके गोदाम में 10,000 बोरी पड़ी है, बैग्स ऑफ बीट पड़ा है एक पर्टिकुलर क्वालिटी का। अभी निनाद उससे खरीदने आया कि मेरे को 500 बोरी गेहूं के खरीदने हैं। सैंपल वैम्पल बताया, ठीक है। निनाद ने कहा ओके मेरे को पसंद आ गया, ठीक है। अभी क्या हुआ, निनाद एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट यहां पर जाता है और वो 500 बोरी अलग से छांट लेता है कि मुझे इस 10,000 में से ये वाली 500 बोरी चाहिए। यानी इसने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे तो ये वाली 500 बोरी चाहिए इस पूरे 10,000 में से। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही जब गुड्स को स्पेसिफाई कर दिया कि ये वाले चाहिए, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। बोलो रे, इज इट क्लियर व्हाट आर स्पेसिफिक गुड्स? एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई? यस सर। निकुंज क्या हुआ? यस सर बोला। निकुंज सुनाई नहीं दे रहा है, वापस बोल। कुछ नहीं सर, यस सर बोला। यस सर बोला, ओके। शैलिशा? अच्छा, बाकी सबको आगे आगे बढ़ू मैं, ठीक है। लेट्स कम टू अनअसर्टेन्ड गुड्स। अनअसर्टेन्ड गुड्स, अनअसर्टेन्ड गुड्स क्या होते हैं भाई निनाद पर? Uncertain goods, goods which are defined only by description or sample and not specifically identified. Goods which are defined only by description or sample and are not specifically identified at the time of making the contract are uncertain goods. आओ समझते हैं क्या होता है सर। अनअसर्टेन्ड गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स की दूसरी वैरायटी। अब देखो ये है ना, भान्यमी वाले एग्जांपल को ही मैं आगे ले जाता हूँ। ये भान्यमी का गोदाम है, भान्यमी का गोदाम है, गोदाम में 10,000 बैग्स पड़े हैं। अभी निनाद इसके पास में गेहूं खरीदने के लिए आया। देखो गेहूं दो तरीके से बेचा जा सकता है। एक तो भान्यमी ने गेहूं या चावल खरीदना है, इसको चावल का बता देते हैं। भान्यमी ने निनाद को बोला देख ये बासमती राइस है, ये सुपर क्वालिटी का है। दो तीन क्वालिटीज होती है ना, जैसे कि टिबर होता है, डुबर होता है, सुपर होता है, अलग अलग तरीके की बासमती राइस आते हैं। तो इसने बोला ये सबसे अच्छी क्वालिटी का है, सुपर वाला है, ठीक है। दिखाया नहीं, केवल डिस्क्राइब किया, उसके गुण बताए। उस गुण को सुन के निनाद ने हाँ कर दिया, ठीक है मेरे को तेरे से है ना 500 किलो चावल चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया भान्यमी और निनाद के बीच में केवल डिस्क्रिप्शन से, केवल डिस्क्रिप्शन से कि मुझे बासमती राइस सुपर क्वालिटी का एट द रेट रुपीज फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से मेरे को 500 किलो चाहिए। तो यहां पर निनाद ने कॉन्ट्रैक्ट और भान्यमी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से 500 किलो, बस गुड्स खरीदेंगे और बेचेंगे इन टर्म्स पे, ये डिसाइड हो गया। कौन से 500 किलो ये डिसाइड नहीं किया। ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में भान्यमी जाएगी इस 10,000 में से 500 अलग छांट के लाएगी, जब अलग करेगी तब वो स्पेसिफाई होगा। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ये अनअसर्टेन गुड्स, अभी तक हमने असर्टेन या स्पेसिफाई नहीं किए हैं। अनअसर्टेन गुड्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। क्या तुम लोगों को बात समझ में आई कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय जब उस पर्टिकुलर पे उंगली नहीं रख दी कि यही वाले 500 चाहिए, बस बोल दिया कि हाँ हम आपसे 500 बोरी चावल के खरीदेंगे, ठीक है, या 500 किलो चावल खरीदेंगे। कौन से वाले ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए अभी, मतलब फिजिकली ये वाले, ये अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए डिसाइड नहीं हुआ, तो ये अनअसर्टेन्ड गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। इसी तरीके से देखो एक और एग्जांपल देखो, यहां तो भान्यमी ने डिस्क्रिप्शन से समझाया, ये हो गई पहली सिचुएशन। ऐसा भी तो हो सकता है भान्यमी ने निनाद को डिस्क्रिप्शन नहीं और सैंपल दिखाया कि देख ये वाला चावल है बाबू, इसमें ये बासमती राइस है सुपर क्वालिटी का, ये वाला है, सैंपल देख ले समझ में आता है क्या। निनाद ने कहा सैंपल पसंद आ गया अपने को, तो ठीक है, जब अपने को सैंपल पसंद आ गया मुझे इसके 500 किलो दे दो आप, ठीक है।
तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय निनाद ने और या फिर भान्यमी ने किसी ने भी फाइनल नहीं किया कि 10,000 किलो में से कौन से वाले 500 किलो। तो व्हेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट कौन से वाले हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो वी आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स जिन्हें अभी तक असर्टेन नहीं किया गया कि कौन से वाले। क्या ये समझ में आया आपको? बोलो हाँ या ना। क्या ये समझ में आया सभी जनों को? शैली, शिवम, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कानों, वंडरफुल। अब देखो तीसरी वैरायटी क्या है असर्टेन्ड गुड्स की। आओ समझते हैं क्या है। सर पहला में भान्यमी ने निनाद को, मैं अनअसर्टेन की बात कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन से समझा दिया। दूसरे में भान्यमी ने निनाद को सैंपल से समझा दिया कि ये वाले गुड्स हैं, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। ऐसी एक सिचुएशन और भी हो सकती है जहां भान्यमी ने निनाद को डिस्क्राइब भी किया और सैंपल भी दिखाया कि ये देख सैंपल, इस सैंपल के ये गुण है, ये सुपर क्वालिटी का है, ये बासमती राइस है, प्लस ये इतना लंबा दाना है, ठीक है, ऐसा करके। तो ये भी तीसरी सिचुएशन हो सकती है जहां सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल भी हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों सिचुएशन से, लेकिन कौन से 500 किलो अभी तक ये नक्की नहीं किया 10,000 किलो में से। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय उन्होंने नक्की नहीं किया कि 10,000 में से कौन से वाले 500 किलो, बस सैंपल या डिस्क्रिप्शन देख के हाँ कर दिया। सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स जहां पर कौन से वाले 500 किलो ये डिसाइड नहीं किया। अब आते हैं अपन तीसरी वैरायटी की तरफ विच इज असर्टेन्ड। देखो असर्टेन गुड्स, बहुत ध्यान से सुनना, असर्टेन गुड्स क्या होता है। इसी एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ाता हूं। मान लो भान्यमी ने निनाद को सैंपल दिखाया और डिस्क्राइब भी किया, ये वाली क्वालिटी के। निनाद को सैंपल पसंद आ गया, डिस्क्रिप्शन से समझ में आ गया, तो उसने बोला मेरे को तेरे से 500 किलो चावल खरीदने हैं बासमती सुपर वाले। ठीक है सर। अब आगे क्या हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय तो ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन से वाले 500 किलो निकाल के देगी 10,000 किलो में से, ठीक है। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। अब एक बार कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बन गया, उसके बाद में भान्यमी गई उस 10,000 किलो में से, शाम को सबके ऑर्डर डिस्पैच कर रही थी, तो 500 किलो उसी डिस्क्रिप्शन और सैंपल से मैच करते हुए 500 किलो यहां से अलग निकाले। तो यानी कि अब ये तय हो गया ना कि ये 500 किलो निनाद वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहे हैं। यानी अब उस अनअसर्टेन गुड्स में से जब हमने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए गुड्स को अलग से निकाल के रख दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, निनाद के कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए हम ये वाले 500 किलो भेजेंगे, तो वो अनअसर्टेन गुड्स क्या हो जा रहे हैं? असर्टेन गुड्स हो जा रहे हैं। क्या तुमको ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस एवरीवन। तो आइए पढ़ते हैं असर्टेन गुड्स क्या होता है। निनाद, Goods which are ascertained and identified in accordance with the agreement after the formation of the contract are called ascertained goods. goods which are ascertained and identified in accordance with the agreement। जो एग्रीमेंट बनाया था ना कि मुझे बासमती राइस चाहिए, सुपर क्वालिटी का चाहिए, इतना लंबा दाना चाहिए उसका चावल का, तो एग्रीमेंट के हिसाब से जैसा जैसा डिस्क्रिप्शन बताया था और जैसा सैंपल बताया था उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स व्हिच आर असर्टेन्ड एंड आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में उन गुड्स को जो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए निकालने हैं वो हमने असर्टेन कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए। देन सच गुड्स आर कॉल्ड असर्टेन गुड्स। प्रोसेस समझा दिया, अनअसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट बन गया और जब बाद में आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 500 किलो बेचने हैं, तो वही गुड्स असर्टेन गुड्स हो गए। अब देखो समझने की कोशिश करना, सर एग्जिस्टिंग गुड्स जो हैं वो
या तो स्पेसिफिक गुड्स होंगे या फिर अनअसर्टेन गुड्स होंगे और या फिर असर्टेन गुड्स होंगे। स्पेसिफिक गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स जो अभी एग्जिस्टेंस में हैं, ठीक है, वो या तो स्पेसिफिक गुड्स क्या, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही भान्यमी और निनाद ने अलग कर लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कि मुझे तो ये वाले 500 किलो ही चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय अलग नहीं किए, बस कॉन्ट्रैक्ट बना लिया 500 किलो आपसे इंडियन टर्म्स में खरीदूंगा, और तो वो हो गया सेल फॉर अनअसर्टेन गुड्स। और जब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में उन गुड्स की छटनी कर दी कि भैया ये वाले आइडेंटिफाई कर लिए कि ये वाले चाहिए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स में, असर्टेन गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी प्रोसेस क्या है, या तो ये या फिर ये, और फिर यदि सेकंड में आए हो अनअसर्टेन में, तो वहीं से असर्टेन का रास्ता निकलेगा। ये वर्जन 2.1 होगा, ये कोई थर्ड अलग से नहीं होगा, ठीक है, इसी में से निकलेगा। जो अनअसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसी में से गुड्स असर्टेन कर दिए जाएंगे। क्या ये बात तुमको समझ में आई? यस Yes, sir. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं अल्टीमेटली स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स एक जैसे ही हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? बस प्रोसेस का फर्क है, एक में कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एक में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो क्या ये दोनों एक जैसे नहीं हो जाएंगे? बताओ मेरे को, बस प्रोसेस का फर्क है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब देखो लॉ में केवल दो तरीके के, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में समझना, केवल दो तरीके के एग्जिस्टिंग गुड्स को डिफाइन किया गया है, स्पेसिफिक गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स को। स्पेसिफिक गुड्स को और अनअसर्टेन गुड्स को ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जगह मिली है, क्योंकि ये जो थर्ड कैटेगरी है ना, ये जो केस में कोर्ट्स ने डिसीजन दिया है ना, वहां से उपज के और फिर बनी है असर्टेन गुड्स, क्योंकि ये निकल तो इसी में से रही है। तो लॉ ने तो दो ही चीजों को डिफाइन किया है, स्पेसिफिक गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स को। और ये जो तीसरी कैटेगरी आई है ना, असर्टेन गुड्स, ये चूंकि इसी में से निकलने के बाद बन रही है, तो ये केस लॉस के थ्रू आई है, ये कोई कानून में नहीं दी हुई है, ये केस लॉस के थ्रू तीसरी कैटेगरी उपजी है, जिसको हम लोग बोलते हैं असर्टेन गुड्स। ठीक है जी। सो इसी के साथ में हमने समझ लिया, सबसे पहले टाइप्स ऑफ गुड्स में एग्जिस्टिंग गुड्स, फिर फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। और एग्जिस्टिंग गुड्स तीन तरीके के, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स। लॉ में दो कोई जगह मिली है, स्पेसिफिक और अनअसर्टेन, तीसरी कैटेगरी केस लॉस के थ्रू आई है। ठीक है जी। आइए अब नेक्स्ट करते हैं अपन मर्केंटाइल एजेंट को डिस्कस करते हैं। पढ़ भाई निनाद। Mercantile agent means an agent having in the customary course of the business an authority either to sell the goods or consign goods for the purpose of sale or buy goods or to raise money on the security of goods. सर इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है कि मर्केंटाइल एजेंट ने ये जो माल बेचा है, ठीक है, वो सही से बेचा है नहीं बेचा है, इसने यदि कोई गड़बड़ी कर दी तो भी सामने वाले जो बायर है उसको सही टाइटल ऑफ गुड्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। 100% प्रोबेबिलिटी होती है कि इस पे क्वेश्चन आ जाए मर्केंटाइल एजेंट के ऊपर। इसलिए जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझोगे, आगे जब भी मर्केंटाइल एजेंट का आगे वाले चैप्टर्स में क्वेश्चन आएगा, आपको मैं उस समय याद दिलाऊंगा कि देखो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में मर्केंटाइल एजेंट के बारे में पढ़ा था, अब उसका एप्लीकेशन आ गया है, आने वाले चैप्टर्स में आएगा। अभी हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको सारी डेफिनेशंस कवर अप करनी है। सो हु इज एन मर्केंटाइल एजेंट? देखो सबसे पहले तो आप समझो एजेंट कौन होता है रे। एजेंट वो होता है जो किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, तो प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी के साथ में वो एक कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड कर देता है। कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ने एजेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एजेंट बनाया है। तो जो एजेंट बिजनेस के दौरान, देखो मर्केंटाइल एजेंट मींस एन एजेंट having in the customary course of business, वो बिजनेस जिस तरीके से काम करता है उसके जो भी कस्टम्स हैं,
रिचुअल्स है कि हाँ ये काम करना है तो ये अथॉरिटी है मेरे पास में। सो ऐसा एजेंट which is having who is having in the customary course of business an authority either number one to sell the goods or to consign the goods for the purpose of sale। बेचने के लिए किसी को वो कंसाइन कर सकता है, दे सकता है, और टू बाय द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल और टू रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स, यानी कि वो उन गुड्स को गिरवी रख के और सिक्योरिटी भी मतलब है ना, सिक्योरिटी जैसे रख के भी पैसा खड़ा कर सकता है कि भैया मेरे को पैसे की जरूरत है प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो मर्केंटाइल एजेंट कौन? जिसको कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या तो गुड्स को सेल करने की अथॉरिटी मिली हुई होती है, या उन्हें गुड्स को कंसाइन या किसी को देने की अथॉरिटी होती है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, या फिर बाय द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। तो ऐसे आदमी को जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे इनमें से कुछ भी काम कर सकता है इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको हम मर्केंटाइल एजेंट बोलेंगे। मर्केंटाइल एक वर्ड जो आ रहा है ना, उसका नाम है मर्चेंट। मर्चेंट मींस जो खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो मर्केंटाइल एजेंट, इनफैक्ट आप जो लॉ पढ़ रहे हो ना, जिसको अपन लोग बिजनेस लॉ नाम से जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बिजनेस लॉ, इसको हम लोग मर्केंटाइल लॉ भी बोलते हैं, मर्केंटाइल लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों सिनोनिमस हैं, बिजनेस लॉज और मर्केंटाइल लॉज। मर्केंटाइल लॉज में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, मर्चेंट्स यानी कि जो बिजनेसेस हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, उनके लिए सारे लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब काम आते हैं। सेम लिंक पे रिजॉइन करना, सेम लिंक पे रिजॉइन करना टाइम खत्म हो गया है।